तो सबसे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि EPS 95 से जुड़े करोड़ों पेंशन धारकों के लिए चर्चा का केंद्र आज भी वही पुरानी चिंता बनी हुई है, यानी न्यूनतम पेंशन कितनी होगी, कब बढ़ेगी और क्या सच में इसमें कोई राहत आने वाली है। क्योंकि आज की तारीख में सबसे बड़ी हकीकत यही है कि सरकार की तरफ से अभी तक न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये ही बनी हुई है और पेंशनर लगातार यह मांग कर रहे हैं कि इस राशि को आज की महंगाई के हिसाब से बहुत ऊपर किया जाना चाहिए, ताकि बुजुर्गों को दवा, इलाज, राशन, किराया और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए कम से कम एक सम्मानजनक सहारा मिल सके। और यही वजह है कि यह मुद्दा हर परिवार, हर पेंशनर और हर कर्मचारी के बीच लगातार चर्चा में बना हुआ है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति पूरी उम्र काम करके रिटायर होता है तो उसकी सबसे बड़ी उम्मीद यही होती है कि उम्र के इस पड़ाव में उसे किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। और इसी उम्मीद के साथ आज भी लाखों लोग इस खबर को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं और अपनी उम्मीदों को जिंदा रखे हुए हैं। तो अगर आप भी ऐसी ही सटीक और ताज़ा पेंशन अपडेट पाना चाहते हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे की हर जानकारी आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि यह अपडेट ज्यादा से ज्यादा पेंशन धारकों तक पहुंच सके। अब सबसे पहले न्यूनतम पेंशन वाली बात को साफ और सीधे तरीके से समझिए, क्योंकि इसी पर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं, सबसे ज्यादा अफवाहें उड़ रही हैं और सबसे ज्यादा उम्मीदें भी इसी से जुड़ी हुई हैं। मौजूदा आधिकारिक स्थिति यह है कि सरकार ने साफ कहा है कि EPS 95 के तहत न्यूनतम पेंशन अभी 1000 रुपये प्रति माह है और इसी व्यवस्था के साथ पेंशनरों को बजट से सपोर्ट दिया जा रहा है। लेकिन साथ ही यह भी उतना ही सच है कि इस राशि को लेकर लंबे समय से असंतोष है, क्योंकि महंगाई के इस दौर में 1000 रुपये से घर चलाना तो दूर, कई बार महीने की दवाइयों का खर्च भी पूरा नहीं हो पाता। इसलिए पेंशन धारक लगातार यह मांग कर रहे हैं कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 3000 रुपये, 5000 रुपये या 7500 रुपये तक किया जाए, ताकि बुनियादी जरूरतों की एक छोटी सी नहीं बल्कि वास्तविक सुरक्षा बन सके। और यही वह बिंदु है जहां पेंशनर संगठनों की आवाज लगातार तेज होती जा रही है, क्योंकि उनका साफ कहना है कि अगर किसी सरकारी या सामाजिक सुरक्षा योजना का उद्देश्य बुजुर्ग को सम्मान देना है तो उस सम्मान का सबसे पहला रूप यही होना चाहिए कि उसके हाथ में इतनी मासिक राशि आए कि वह दवा, रोटी और जरूरी खर्च खुद उठा सके। अब यहां पर एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है जिसे समझना जरूरी है। सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि यह योजना एक डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन और डिफाइंड बेनिफिट सिस्टम है, यानी जो फंड बनता है वही भविष्य की देनदारी तय करता है। और इसी वजह से सरकार हर बार यह तर्क देती है कि किसी भी बढ़ोतरी से पहले फंड सस्टेनेबिलिटी देखनी होगी, एक्चुएरियल लायबिलिटी देखनी होगी और आने वाले सालों की जिम्मेदारी भी समझनी होगी। लेकिन पेंशनर वर्ग कहता है कि सस्टेनेबिलिटी की बात अपनी जगह है, पर डिग्निटी ऑफ लाइफ की बात भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति रिटायर हो चुका है तो उसकी कमाई का साधन सीमित हो जाता है और ऐसे में पेंशन ही उसकी सबसे बड़ी ढाल बनती है। इसलिए आज जो बहस चल रही है वह सिर्फ पैसों की बहस नहीं है, बल्कि सम्मान, सुरक्षा और जीवन स्तर की बहस है। और इसीलिए यह मांग अब सिर्फ मांग नहीं रही, बल्कि एक जनभावना बन चुकी है जिसे नजरअंदाज करना आसान नहीं है। तो अगर आप ऐसे ही अपडेट लगातार देखते रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक इस जानकारी को और लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। अब दूसरी बहुत बड़ी और चर्चा में रहने वाली बात पर आते हैं, यानी हायर पेंशन वाले मुद्दे पर, क्योंकि यही वह हिस्सा है जिसे लेकर पिछले काफी समय से अफवाहें, भ्रम, आधी अधूरी खबरें और गलत बयानियां फैलती रही हैं। कुछ लोग यह कह रहे हैं कि नया नियम आ गया और हायर पेंशन का ऑप्शन खत्म हो गया, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि अब सब कुछ बंद हो गया। लेकिन आज की तारीख में जो आधिकारिक रिकॉर्ड सामने है उसमें कहानी थोड़ी अलग और बहुत ज्यादा स्पष्ट है। ऑफिशियल स्कीम टेक्स्ट में जॉइंट ऑप्शन और हायर सैलरी कंट्रीब्यूशन का प्रावधान अभी भी दर्ज है और सरकार ने 16 मार्च 2026 के लोकसभा उत्तर में यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बाद जॉइंट ऑप्शन वैलिडेशन के लिए ऑनलाइन फैसिलिटी दी गई। लगभग 1524 लाख एप्लीकेशंस एम्प्लॉयर्स के जरिए EPFO तक भेजी गईं और 9 मार्च 2026 तक इनमें से 99.2% से अधिक एप्लीकेशंस का निपटारा हो चुका है। एलिजिबल एप्लीकेंट्स को डिमांड लेटर्स जारी किए गए हैं। रिटायर्ड एप्लीकेंट्स ने जब डिमांड अमाउंट जमा करके फॉर्म 10D दिया तब उन्हें PPO जारी किए गए और जो मेंबर सर्विस में हैं उनके लिए पेंशन ऑन हायर वेजेस का PPO आगे क्लेम फॉर्म आने पर जारी किया जाएगा। यानी साफ शब्दों में कहें तो हायर पेंशन का मामला खत्म नहीं हुआ है, बल्कि उसकी प्रक्रिया आज भी आगे बढ़ रही है और जिन लोगों ने समय पर वैलिड जॉइंट ऑप्शन दिया था उनके लिए रास्ता अब भी खुला हुआ है। अब यहां पर एक बहुत अहम बात और समझ लीजिए, क्योंकि इसी जगह पर सबसे ज्यादा भ्रम फैलाया जाता है। EPFO की अपडेटेड स्कीम टेक्स्ट में पैराग्राफ 11 का वह हिस्सा मौजूद है
जिसमें जॉइंट ऑप्शन के जरिए सैलरी सीलिंग से ऊपर योगदान देने की व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। और स्कीम टेक्स्ट में यह भी दिखता है कि पेंशनेबल सैलरी और कंट्रीब्यूशन रूल्स को लेकर टेक्निकल प्रोविजंस अभी भी लागू हैं। यानी यह कहना कि पूरा हायर पेंशन क्लॉज गायब हो गया उतना सटीक नहीं है जितना कुछ वायरल पोस्टों में बताया जा रहा है। असली बात यह है कि स्कीम की भाषा, उसकी एप्लीकेबिलिटी और उसकी प्रोसीजरल इंप्लीमेंटेशन को लेकर बहुत सारे प्रैक्टिकल एंड लीगल लेयर्स हैं और उन्हीं लेयर्स में यह मुद्दा आगे बढ़ रहा है। इसलिए किसी भी अधूरी खबर पर भरोसा करने से पहले ऑफिशियल रिप्लाई और स्कीम टेक्स्ट को देखना जरूरी है, क्योंकि आज के समय में यही सबसे विश्वसनीय आधार है। और अगर आप ऐसे ही भरोसेमंद अपडेट समझना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर रखिए और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिए, क्योंकि यह जानकारी हर पेंशन धारक तक पहुंचनी चाहिए। अब एक और बहुत काम की बात समझिए। मौजूदा ईपीएफओ FAQ में यह भी साफ लिखा है कि अगर कोई सदस्य मौजूदा वेज सीलिंग 15,000 रुपये के आधार पर 35 साल की सेवा पूरी करता है तो पेंशन कैलकुलेशन के हिसाब से लगभग 7,500 रुपये तक का उदाहरण बनता है। और इसी से यह समझ में आता है कि पेंशन की गणना सेवा अवधि और पेंशनेबल सैलरी पर कितनी निर्भर करती है। यानी पेंशन को सिर्फ एक फिक्स नंबर की तरह नहीं देखा जा सकता, बल्कि उसके पीछे कंट्रीब्यूशन, सर्विस लेंथ, वेज सीलिंग और स्कीम फॉर्मूला जैसे कई फैक्टर्स काम करते हैं। और यही वजह है कि जब भी लोग पूछते हैं कि पेंशन कितनी बढ़ेगी तो जवाब सिर्फ एक लाइन में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि बढ़ोतरी का असर पूरे फंड स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट सपोर्ट और पॉलिसी डिसीजन पर पड़ता है। और इसी कारण अभी भी अंतिम और ठोस घोषणा का इंतजार बना हुआ है। अब यहां पर पेंशनर्स की तरफ से जो सबसे बड़ी और सबसे जोरदार मांग है वह यही है कि न्यूनतम मासिक पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये किया जाए और साथ ही इसे डियरनेस अलावेंस या इन्फ्लेशन लिंक्ड सिस्टम से जोड़ा जाए, ताकि हर साल बढ़ती महंगाई के साथ पेंशन भी बढ़ती रहे। क्योंकि अगर कीमतें बढ़ती रहें और पेंशन वही की वही रहे तो उस पेंशन का वास्तविक मूल्य हर महीने कम होता जाता है। और यही स्थिति आज लाखों पेंशनरों के सामने है, जिनके लिए 1,000 रुपये की रकम केवल एक सिंबॉलिक सपोर्ट बनकर रह गई है, प्रैक्टिकल सपोर्ट नहीं। इसलिए उनकी मांग सिर्फ बढ़ोतरी की नहीं, बल्कि एक स्थायी और न्यायपूर्ण व्यवस्था की है, जो समय के साथ खुद को महंगाई के अनुरूप एडजस्ट करती रहे। और यही वह बिंदु है जिस पर सरकार, संसद, समितियां और कर्मचारी संगठन सब अलग अलग तरीके से विचार कर रहे हैं। अब इस पूरे मामले का एक और बड़ा पहलू यह है कि सरकार ने यह भी कहा है कि पेंशन फंड की सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखकर ही कोई भी बड़ा फैसला लिया जा सकता है। और यही वजह है कि इमीडिएट हाइक की घोषणा अभी सामने नहीं आई है। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि मुद्दा बंद हो गया है, बल्कि इसका मतलब यह है कि प्रोसेस चल रही है, दबाव भी बढ़ रहा है और पेंशनरों की आवाज भी लगातार मजबूत हो रही है। क्योंकि संसद के भीतर, मंत्रालय के जवाबों में और ईपीएफओ की प्रक्रियाओं में इस विषय को बार बार उठाया जा रहा है। और यही कारण है कि आने वाले समय में इस पर किसी बड़े कदम की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जब तक आधिकारिक घोषणा नहीं होती तब तक सबसे सही बात यही होगी कि हम उपलब्ध ऑफिशियल पोजीशन को समझें और अफवाहों के बजाय वेरीफाइड अपडेट पर भरोसा करें। अब मैं आप सभी पेंशन धारकों से एक बात बिल्कुल साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि इस खबर को सुनकर घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहने की जरूरत जरूर है। क्योंकि एक तरफ न्यूनतम पेंशन को लेकर राहत की उम्मीदें हैं, दूसरी तरफ हायर पेंशन केसेस की प्रोसेसिंग और एलिजिबिलिटी की टेक्निकल बातें हैं, और तीसरी तरफ फंड सस्टेनेबिलिटी का सवाल है। इन तीनों के बीच जो संतुलन बनेगा वही आगे की असली तस्वीर तय करेगा। इसलिए अपनी जानकारी को मजबूत रखिए, अपने डॉक्यूमेंट्स को संभाल कर रखिए और जो भी ऑफिशियल नोटिस, ईपीएफओ सर्कुलर या गवर्नमेंट रिप्लाई आए उसे ध्यान से समझिए, क्योंकि आज के समय में सही जानकारी ही सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है। और हां, अगर आपको यह अपडेट उपयोगी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि एक लाइक से यह जानकारी और लोगों तक पहुंचती है। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की पेंशन, ईपीएफ, EPS 95 और रिटायरमेंट से जुड़ी हर नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में इस विषय पर और भी बड़े डेवलपमेंट्स देखने को मिल सकते हैं और हर नया अपडेट आपके लिए बहुत मायने रखेगा। तो कुल मिलाकर आज की सबसे बड़ी बात यही है कि न्यूनतम पेंशन अभी भी 1,000 रुपये ही है, या नी बढ़ोतरी की मांग जारी है, लेकिन फाइनल हाइक घोषित नहीं हुआ है। हायर पेंशन का मामला पूरी तरह बंद नहीं हुआ, बल्कि उसकी ऑफिशियल प्रोसेसिंग आगे बढ़ रही है। और जिन लोगों ने जॉइंट ऑप्शन के तहत सही समय पर आवेदन किया था, उनके लिए व्यवस्था आज भी मौजूद है। लेकिन फ्यूचर में कितना बदलाव आएगा, ये सरकार, अदालतों और ईपीएफओ की आगे की कार्रवाई पर निर्भर करेगा। और इसी बीच पेंशनरों की सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि उन्हें जल्द ही एक ऐसी राहत मिले जो सिर्फ संख्या न हो, बल्कि सच में जीवन बदलने वाली हो,
क्योंकि आखिरकार पेंशन सिर्फ पैसा नहीं होती, वह रिटायर जीवन का सहारा होती है, सम्मान होती है और एक सुरक्षित कल की गारंटी होती है। धन्यवाद।